ठीक है, तो आपको जीवनी पूरी समझ में आई होगी। अब आइए चलिए थोड़ा सा उनको जो पुरस्कार मिले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, उसके बारे में हम बात करते हैं और फिर उनकी द्वारा लिखी पुस्तकों के बारे में। तो इनको जो सर्वप्रथम पुरस्कार मिला, वो सबसे पहले तो जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, वो प्रदान किया गया। भारत रत्न के अतिरिक्त इनको देश के बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिसमें सबसे पहले पद्म विभूषण, जिसमें सबसे पहले जो है वो पद्म विभूषण आता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी इनको मिला, वीर सावरकर पुरस्कार मिला, रामानुजम पुरस्कार मिला। बहुत सारे पुरस्कारों के नाम मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिए। चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं कि इनको भारत रत्न तो दिया ही गया, इसके अलावा इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ठीक है, और इनको रामानुजम पुरस्कार भी दिया गया। और विदेशों में भी कई संस्थाओं से ये जुड़े थे, तो इन्हें उच्च स्तरीय पुरस्कार विदेशों से भी मिले, जिसमें कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा गया। क्या, कहाँ से, किसके द्वारा, फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की जो मानक उपाधि थी वो दी गई। इसके अलावा इन्हें और भी देश के कई विश्वविद्यालयों में साइंस, इंजीनियरिंग और तकनीक आदि के क्षेत्रों में जो मानद उपाधि मतलब जो उन संस्थानों द्वारा उपाधियां प्रदान की जाती हैं, उनसे इनको विभूषित किया गया या नवाजा गया। अब हम लोग इनके साहित्यिक अवदान के बारे में या साहित्यिक योगदान के बारे में भी जान लेते हैं। इनका अभूतपूर्व योगदान राबेटा साहित्य के रूप में, विशेष रूप से जो चिंतन परक और आत्मक परक या आत्मकथात्मक जिसे आप कह सकते हैं, उस शैली में इन्होंने जो चीज़ें बताई, जो चीज़ें कहीं, उनको उस रूप में इन्होंने अपनी रचनाओं का सृजन किया। इनकी जो भाषा है वो सरल है, प्रवाहमय है, बोधगम्य है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी में बल्कि तमिल भाषा में भी साहित्य लिखा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी जो पठन सामग्री है वो पहुँचे, और बहुत से महत्वपूर्ण लेख लिखे और आत्मकथाओं में भी को भी लिखा। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी कविताओं को भी लिखा, कविताएं भी लिखते थे। तो मतलब क्या क्या ये लिखते थे, ये पहले तो एक आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ तमिल भाषा में इन्होंने साहित्य को रचा। उसके बाद इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लेख और आत्मकथाओं को भी लिखा, और उसके लेखन कार्य में इन्होंने बहुत कविताओं का भी सृजन किया। और इनका जो काव्य सृजन है वो बहुत दिल को छूने वाला और बहुत ही अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला, मर्म स्पर्शी है। इन्होंने अपने लेखों में और जो अपनी पुस्तकें हैं, इसमें इन्होंने विशेष रूप से भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन किया। इनकी कुछ बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं, बहुत अच्छी किताबें इनकी। कभी भी आपको जीवन में मौका मिले, कभी भी क्या, आजकल भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो बच्चे मंगा सकते हैं, वो मंगाएं और इनकी जीवनियाँ या इनकी कुछ किताबें ज़रूर पढ़ें। या अभी आजकल आप YouTube पे इनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है। इसके लिए आपको घर में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको मौका मिले और आपके पास मोबाइल हो, तो आप और सब चीज़ों के साथ, और तो आप जो भी पढ़ते लिखते हैं उसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें, एक्चुअली ना मैं क्यों आपसे कह रही हूँ कि प्रेरणादायक जीवनियाँ जो होती हैं, जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने व्यक्तित्व को भी अच्छा बना सकते हैं और हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि जो दूसरों के जो लोग इतने उच्च पदों पर आसीन हैं, उनकी जीवनियों को जान करके और उनकी जीवनियों को पढ़ करके हम लोग काफ़ी चीज़ें बेटा सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जब स्वयं संघर्ष के क्षेत्र में जाएं हम तभी सीखें। ऐसा कहते हैं ना कि जो लोग मतलब जिनके सर पे पड़ता है और वो सीखते हैं कोई भी चीज़, मेहनती करना क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके सर में कोई दुखों का पहाड़ ही पड़ेगा तभी, अच्छे में भी, मतलब आप मेहनत से सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर आता है। लेकिन वो लोग और समझदार कहे जाते हैं जो दूसरों से सीखते हैं। तो जब हम
बड़े और उच्च महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ते हैं तो हमको कई सारी चीज़ें उनकी जीवनियों से पता चलती हैं। जैसे जब भी मैं इनकी जीवनी पढ़ती हूँ तो मुझे सबसे पहले लगता है कि ये खुद बहुत अनुशासित थे और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन थे। मैं आपको अक्सर क्लास में भी ये चीज़ कहती हूँ कि फर्स्ट यू शुड बी डिसिप्लिन इन ऑल द मैनर्स, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के आपका जीवन व्यर्थ है। किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, हम केवल पढ़ाई के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे केवल पढ़ते रहिए और क्लास से फर्स्ट आइए। नो, आप कुछ भी काम करें, इवन अगर आप सो भी रहे हैं तो आराम से मस्त सोइए, फिर कोई टेंशन मत करिए। उठना है आपको तो आप समय से उठिए। कुछ अपना इस समय आपके पास बहुत बढ़िया समय है। मैं 11th में मैं बच्चों को बताती भी थी ये चीज़, जो बच्चे पढ़े हैं पहले मुझसे, कि अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाइए, बिकॉज यू आर अ बिकमिंग मदर। आप एक भविष्य में आप एक केवल लड़की के रूप में नहीं बल्कि एक औरत के रूप में, और आगे चल के एक आपकी शादियां होंगी और आप एक माँ भी बनेंगी, तो यू आर द वुड बी मदर। तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब जो स्टेमिना है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। नहीं तो अगर अब जब आप खुद सही नहीं रहेंगे तो आप कैसे आगे के जीवन में सरवाइव कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए डिसिप्लिन। तो मान लीजिए ऐसे आपको आलस आता था, स्कूल आना होता था, 6:30 बजे घर से निकल जाना होता था, बट आजकल तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। तो यू शुड डू सम एक्सरसाइजेज, यू शुड टेक सम अमाउंट ऑफ गुड फूड एंड सम लिटिल बिट ही, लेकिन थोड़ा दूध पीजिए, थोड़ा फ्रूट्स खाइए। अभी आप घर में हैं, आप ही शाम को काट दीजिए, फ्रूट चाट बना दीजिए सबके लिए, मम्मा को दे दीजिए 1 प्लेट फ्रूट चाट बना के। मम्मा कितनी खुश हो जाएंगी आपकी, कह रहे दिन भर मैंने काम करा। ठीक है, आप मम्मा को डिमांड करिए कि मम्मा मुझे ये खाना है, आप ये बना दो। लेकिन शाम के समय अगर आप उनको 1 प्लेट में और फ्रूट्स दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस उसको कट करिए, चॉप करिए फ्रूट्स को, और उसको थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा लेमन जूस डाल दीजिए। इतना टेस्टी आपको लगेगा। कह मैं भी रही हूँ, मैं भी नहीं खा पाती हूँ, लेकिन आप तो खा सकते हैं, अपनी मम्मा को भी खिला सकते हैं, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ का एक, अगर इस एज में, जिस एज में आप हैं, पार्ट बन जाएंगी तो वो लाइफ लॉन्ग आप करेंगे और वो हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको इनकी जीवनी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो कभी भी जीवन में आपको मौका मिले, चाहे अभी चाहे कभी। और एक बात याद रखिए, अगर जो इंसान इस समय अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, अपने लिए या कुछ भी श्रेष्ठ हमको करना है, अगर हम इस समय नहीं कर पा रहे हैं तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको वैसे भी कई बार क्लास में बोलती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन ये तो आपके मतलब इतना फुर्सत का समय तो आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा कि आप घर में ही हों और आप बोर हों। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बोर एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिप्रेस एंड हम फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर्स से नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर नहीं घूम पा रहे हैं, स्कूटी नहीं चला पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से दुखी होने की जगह आप इस समय वो करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टास्क जो हम लोग नहीं करते हैं। अक्सर हम लोग लव अदर्स करते हैं बट हम लोग लव आवरसेल्फ नहीं करते हैं। अगर मुझे भी खाना बनाना होगा तो मैं अपनी फैमिली के लिए पहले बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगी, बाद में अपने लिए कुछ बनाऊंगी। ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। बट जब हम खुद ठीक रहेंगे तभी हम फैमिली का ध्यान रखेंगे। और ये आदत आपकी इस एज में, जिस एज में अभी आप हैं, आप में ज़रूर इसका कल्टीवेशन होना चाहिए, इस आदत को आना चाहिए। तो बेटा उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने आज आपको बता दी, चैप्टर के बीच में बता दी, क्योंकि हमेशा लाइन टू लाइन लेक्चर्स ही होते रहते हैं तो क्लास में नहीं मिल पाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें भी आप तक जानी चाहिए थोड़ी सी। वैसे तो आपको मम्मा बोलती ही होंगी और बीच बीच में और लोग भी बोलते होंगे। आज मैं भी आपसे कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखिए। और बुक्स से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं होता है। ये मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स बुक्स, नो, वो तो हैं ही हैं। वो तो शिक्षा को जीवन में कुछ बनने के लिए, व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए आपको वो बुक्स तो पढ़नी ही है। इसके अलावा कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। अब तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप फेसबुक में बहुत सी बुक्स हैं, यूट्यूब में बहुत सी बुक्स हैं। मतलब अगर आप नहीं मंगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंगाएं, क्योंकि आप मंगाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा। अभी आपके ऑलरेडी फ़ोन पे डाटा होते होंगे, तो थोड़ा सा कभी कोई एक बुक पढ़ लीजिए, है ना। तो इस तरह से कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में सीख लीजिए कि आपको मतलब केवल एक आप ये ना कहें कि 2020 मेरे जीवन का बड़ा ख़राब सा साल रहा जिसमें मैं घर पे रही। नो, आप कहिए कि वो आपका बहुत अच्छा साल रहा जिसमें आपने अपने लिए कुछ कर पाए।
क्योंकि आप कितना भी हम तो नहीं मान सकते कि इंसान केवल दुखी रहेगा कि क्योंकि उससे वो घर से बाहर नहीं निकलना। आप अपना समय अपने लिए, अपनी फैमिली को समय दीजिए। एक ये भी अच्छी बात है कि अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपने पेरेंट्स को समय दीजिए। यू आर सो लकी कि आप अपने मम्मी पापा के पास है, वो भी स्कूल नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हम वो चीज़ समझते हैं बिल्कुल, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के पास है। आप आउटगोइंग बच्चे हैं, आउटगोइंग मतलब स्कूल से ही नहीं, बहुत से बच्चे तो अगले साल घर से बाहर चले जाएंगे। तो यू आर सो लकी कि यू आर हैविंग टाइम टू स्पेंड विद योर पेरेंट्स। कल को आप अपने पेरेंट्स को देखने के लिए तरस जाएंगे, आपका दिल करेगा आप फोन पे ही वीडियो कॉल में देख पाएंगे। तो अभी आप उनके साथ हैं तो उस क्वालिटी टाइम को बिताइए, ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ी आपको मैंने बीच में बता दी, इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा जानिएगा। बोर मत होइए, मम्मा कुछ कह रही है, पापा डिसिप्लिन है, तो उससे बोर मत होइए। यू आर लकी कि आपके पास पेरेंट्स हैं और आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी अपनी आदत में डालिए। तभी तो ये मैं आपको 2 रीजंस के कारण ये कह रही हूँ कि एक तो आपसे केवल पढ़ाई की बातें होती हैं, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इस समय हम लोग कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल होता है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको बोला ही जाता है हर टीचर के द्वारा, और बहुत अपनेपन से बोलते हैं हम लोग ताकि आप लोगों की पर्सनैलिटी बने। दूसरा मेन रीज़न ये भी है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, इस टाइम को आप यूटिलाइज करें, और ये आपके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट टाइम होना चाहिए, वन ऑफ द वर्स्ट नहीं, याद रखिए। क्योंकि अगर आप अभी टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो आप कभी टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी मैंने आपको बताया, और डिसिप्लिन होना तो हमेशा अच्छा है, ठीक है। आप देर से उठिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठ जाइए। अगर आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, इवन 8 बजे भी उठते हैं तो कोई बात नहीं, 8 बजे ही उठिए, बट थोड़ा सा अपने को समय दीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए छत पे जाके, या घर में ही आपका आंगन हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा स्किपिंग कर लीजिए, यू विल फील फ्रेश, ओके। और उसके बाद फिर वीडियोस देखिए, पढ़ाई करिए, और जो भी आपका डेली रूटीन है करिए, बट डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए लाइफ। और अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, जब आप डिसिप्लिन रहेंगे तभी इन बातों को पढ़ाने का कोई मतलब है। और दूसरा मैंने इसलिए भी मेन आपसे तीसरा ये कहा, 2 चीज़ें तो आपकी बेनिफिट के लिए बताई। तीसरा, इतना अच्छा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं, और अगर उसके बाद भी आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं तो फिर इस चैप्टर को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दूँ, कितना भी लंबे वीडियोस क्यों ना भेज दूँ, कितने भी ज़्यादा वीडियोस क्यों ना भेज दूँ, क्योंकि इस चैप्टर को, जो कमिंग चैप्टर आपका आ रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने की हैं। बट मेरा सिखाना तभी फ्रूटफुल होगा जब आप उसे केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी उतारेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वापस चैप्टर पे आते हैं, और साहित्यिक अवदान के रूप में उन्होंने क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। इनकी जो शैली है और जो भाषा है, वो भाषा बहुत सरल है, प्रवाहमय है और बोधगम्य है। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ इन्होंने तमिल भाषा में भी साहित्य सृजन किया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चलिए थोड़ा सा इनकी कृतियों पर हम बात करते हैं, जो इन्होंने रचनाएं लिखी। इनकी कुछ चिंतन परक रचनाएं हैं, जिसमें भी इग्नाइटेड माइंड्स, इन्होंने इंग्लिश में एक बुक लिखी, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, ओके। ये एक इन्होंने बुक लिखी, इग्नाइटेड माइंड, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। फिर एक और बुक इन्होंने लिखी, इंडिया माई ड्रीम। फिर एक और बुक इन्होंने लिखी, एनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। बुक का नाम क्या है, थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, एनविजनिंग अन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये नाम आप, क्योंकि बुक का नाम है तो आप इसी तरह से लिखेंगे, रोमन हिंदी में इस बुक के नाम को आप लिखेंगे। और इनके हिंदी अनुवाद भी हैं, जो बच्चे इंग्लिश में जो ऑटोबायोग्राफीज़, मेरे ख्याल से जैसे जो मैं आपको इनकी अलग से बुक्स पढ़ने को कह रही हूँ, वो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इंग्लिश में ही पढ़िए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इनके हिंदी वर्जन पढ़िए। जो बुक्स हमें पसंद आए ना, मेरा ये मानना है एज अ लिटरेचर टीचर मैं कह रही हूँ, या एज अ लिटरेचर पर्सन, कि जो चीज़ों से आपको सीखना है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लिश में पढ़ें। अगर आप पढ़ पाते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, डैम गुड, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है।
आप पढ़िए। बट अगर आप हिंदी पढ़ने में, हिंदी लैंग्वेज में उसे पढ़ने में ज़्यादा इजी गोइंग है तो आप उसे हिंदी में पढ़िए, क्योंकि भाषा आपके जीवन में कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी अच्छी चीज़ को सीखने के लिए, है ना। तो आपको अगर हिंदी में चीज़ें समझ में आती हैं तो आप हिंदी वर्जन लीजिए, इंग्लिश में समझ में आती हैं तो वेल एंड गुड है, आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। चीज़ और कोर्स तो आपको कंप्लीट होगा ही आपका, चीज़ें तो आप अच्छी सीखेंगे ही, साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और फिर इन्होंने कुछ आत्मकथात्मक रचनाएं लिखी। विंग्स ऑफ फायर लिखी, एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अबुल कलाम एंड साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट भी इन्होंने एक बुक लिखी है, ये भी काफ़ी बढ़िया बुक है, इसको मैंने भी पढ़ा है, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट ये पढ़ा है। एक मेरे पास इनकी बहुत अच्छी बुक है, आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में, बहुत सुंदर बुक है वो बुक अगर आपको कभी मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में, योर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स नाम है शायद उसका इंग्लिश वर्जन। उस बुक में क्या है कि उस बुक में इन्होंने क्वेश्चन आंसर के रूप में वो बुक है कि जिसमें कुछ जो यूथ्स हैं देश के वो इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये उसके आंसर्स दे रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने आंसर्स दिए हैं। जो आप लोगों की एज के बच्चे हैं या जो आपसे थोड़े बड़े एज के बच्चे हैं उनके मन में जो प्रश्न आते हैं उसको और सारे टॉपिक्स पर दिए हैं, सारे टॉपिक्स पर, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो लाइफ का डिसिप्लिन है, चाहे प्रोफेशनली कुछ बनना है, सक्सेसफुल कैसे बना जा सकता है, और आफ्टर ऑल सारी चीज़ें जो हम इतना कभी कभी लाइफ में बहुत खुश होते हैं, कभी केओस में रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ले करके एक बैलेंस्ड लाइफ इंसान कैसे जी पाता है और ये खुद कैसे जिए, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत बुक है वो, आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो एक और भी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के नाम हैं, जैसे कि इंडिया 2020 इन्होंने एक लिखी थी, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, तथा ठीक है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये बुक इन्होंने लिखी थी। इसके बाद एक और भी बुक इन्होंने लिखी है, माई जर्नी, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो इन्होंने काफ़ी लंबी जीवनी आपकी बुक में भी इसकी दी हुई है, क्योंकि नया इंक्लूड भी इनको किया, और इनके बारे में लिखने के लिए इतना कुछ है, क्योंकि आज के जो वो हैं साहित्यकार हैं उन्होंने इनको साक्षात देखा हुआ है। और जो जीवनियाँ आप पढ़ते हैं आप ये भी सोचेंगे, मतलब मैं पूरा 2 वीडियोस से इनकी जीवनी के बारे में ही मोस्टली मैंने आपको बातें की हैं, बस 5 मिनट आपको सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया है, लेकिन इनकी जीवनी अभी भी ख़त्म होने को नहीं आई है। उसका रीज़न ये है कि वो हमारे सामने के व्यक्ति हैं, हम लोगों ने उनको देखा है, तो जो बुक जिन राइटर ने लिखी है उन्होंने भी उनकी जीवनी के बहुत सारे महत्वपूर्ण अंश हम लोगों को बताए हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम हैं ये भारत के उच्च कोटि के शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, सर्वोपरि राष्ट्रपति हैं, दार्शनिक हैं, समाज सेवी हैं, मानवता के पुजारी, भारतीय युवाओं के दिल में विजय प्राप्त करने वाले उनके हृदय सम्राट हैं, और विलक्षण व्यक्तित्व वाले एक अभूतपूर्व व्यक्ति थे। इन्होंने जो अपनी साहित्यिक, अब चूंकि आपको साहित्यिक अवदान भी बताना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इनकी अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा है इसमें इन्होंने जो पूर्ण विचारों को या चिंतन परक विचारों को अपने प्रकट किया उसमें, और अपनी आत्मकथाओं के आधार पर इन्होंने जो साहित्य सृजन किया है वो देश विदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए, जो भी प्रबुद्ध प्राणी हैं उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। प्रबुद्ध प्राणी मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो समझदार। जैसे मैंने ही आपको बोला कि इनकी जीवनियाँ वाकई बहुत अच्छी हैं, इनकी बुक्स वाकई मैंने खुद पढ़ी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत इंस्पायरिंग बुक्स हैं। और मतलब क्या कहेंगे आपको कि आई एम इन द एयर वाली बुक नहीं है कि कुछ नहीं और हवा में तीर चल रहा है, नहीं, बल्कि जो आपके जो ट्रू ड्रीम्स हैं वो उनकी जो लाइफ की सच्चाई से आप अपने सपनों को पूरा करते हैं, चाहे आपके पास अच्छी परिस्थिति है, चाहे कभी कभी थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में, लेकिन आप किस तरीके से अपनी लाइफ में सरवाइव करके और सक्सेसफुल बनते हैं उसके बारे की उसकी ज़मीनी हकीकत इन किताबों में दी है। यथार्थ चित्रण जिसे हम कहते हैं ना, वो इन बुक्स में दिया हुआ है। तो
माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी जीवनी आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि आप ये जानेंगे, जब आप इनकी जीवनी तैयार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है और जो महान कार्य हैं, उनसे जो हमारा जो साहित्य जगत है, केवल वही नहीं बल्कि हम सब इनके हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि इनका साहित्य सृजन जो इन्होंने बुक्स के रूप में अपना अभूतपूर्व खजाना छोड़ा है, वो देश के युवाओं के लिए और हम सब के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा और युग युग तक इनको याद किया जाता रहेगा इनके साहित्य के द्वारा। तो आप भी अगर पढ़ेंगे ना इनकी बुक्स तो आप भी फैन हो जाएंगे। अभी आप इस चैप्टर से इनके फैन हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी लिटरेचर में रुचि है, लिटरेचर में मैं कह रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, लिटरेचर होता है, किसी भी भाषा का हो, कुछ भी हो, है ना। मुझे किसी भी, मतलब जितना मुझे आता है इंग्लिश, हिंदी या जो भी चीज़ों को मैं जानती हूँ, तो हर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप जितनी अच्छी बुक्स मिलेंगी आपको आप उतने स्टूडियस ही नहीं बनेंगे, आपकी एक अच्छी हैबिट होगी। आप कभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते करते परेशान हो जा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री कभी बोरिंग लग रहा है, आप अपने छोटे भाई बहन की पोयम की बुक उठा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। वो लाठी लेके भालू आया, छम छम छम, ढोल बजाता मेढक आया, डम डम डम, तो आपका दिमाग उससे रिफ्रेश होगा। तो आप इस तरह से किसी भी तरह की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत आगे भविष्य में फ़ायदा होगा, उससे आपकी पढ़ने की आदत बनी रहेगी। और इनकी जीवनी भी आप ज़रूर तैयार करेंगे। तो मैंने आपको आज जो दोनों वीडियोस भेज रही हूँ वो मैं आपको अपनी तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, लेकिन आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे कि आप मार्क्स तो अच्छे पाएँ ही, आप अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया बनाएं। इनकी जीवनी को पढ़ करके कुछ अपने द्वारा सोच करके और कुछ मेरी बताई बातों को अपने जीवन में उतार करके, और होप सो हम आपसे जल्दी मिलें, और जब भी हम लोग मिलें तो बहुत बढ़िया तरीके से मिलें और आप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँ आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में। ओके, तो चलिए थोड़ा सा चैप्टर के बारे में भी बता देते हैं कि चैप्टर क्या है। चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर APJ अबुल कलाम द्वारा लिखा चैप्टर है, इसमें इन्होंने तेजस्वी मन के संपादित अंश के अंतर्गत ये चैप्टर लिया गया है। इसमें आपको हम ये बताना चाहेंगे पहले कि जो डॉक्टर APJ अबुल कलाम थे, वो भारत को एक सशक्त और एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे। आपको पता है कि इंडिया जो है वो अभी विकासशील देशों में इसका नाम आता है, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं आता है। और जो डॉक्टर APJ अबुल कलाम थे वो इनको विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वो विशेष रूप से जो देश की युवा शक्ति है उसका योगदान इसके लिए आवश्यक मानते थे कि जो देश की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देश की युवा शक्ति के बारे में ज़्यादातर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में भी क्योंकि ये देश को डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे, तो ये इसके लिए युवा शक्ति के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपने इस व्याख्यान में और लेख में इसके माध्यम से इन्होंने जो निरंतर जो युवा शक्ति है, मतलब आपके अंदर की युवा शक्ति, मतलब आपके, अब हम लोगों की तो युवा अवस्था धीरे धीरे जा रही है, आपकी युवा अवस्था आ रही है, ठीक है। याद रखिए कि हमारी तो जा रही है लेकिन आपकी युवा अवस्था आ रही है। तो और लेकिन अभी भी हम लोग वी आर स्टिल यंग। अब नया एज कहा जाता है कि जब आप रिटायरमेंट के करीब आते हैं, 62 ईयर्स तक आप यंग होते हैं। तो अब तो हम भी नहीं कह सकते कि हम बुढ़े हो रहे हैं और हम काम चोरी करने लगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो 62 ईयर्स तक जो नई यूथ की परिभाषा है, तो उस हिसाब से तो आप अभी बच्चे हो, आपके सामने तो पूरा जीवन ही युवा शक्ति से भरपूर है। तो क्योंकि आप के अंदर कैसे एक निरंतर चेतना जागृत की जाए और इस दृष्टि से देश के युवाओं को या आपको प्रेरित किया जाए कि वो अपने अंदर जो उनकी अपार शक्ति है उसको वो पहचाने और देश के लिए और समाज के लिए अपना हर संभव योगदान दें। क्यों दें? क्योंकि देश और समाज के लिए जब वो हर संभव योगदान देंगे तभी भारत जो है वो विकसित देशों में आएगा। तो आप किसका भला, सबसे पहले तो अपना कैसे भला करें और उसके बाद अब देश और समाज का कैसे भला करें, इसके बारे में इन्होंने बहुत से लेख लिखे। और ये जो आपका चैप्टर है हम और हमारा आदर्श या तेजस्वी मन के संपादित अंश, इसमें भी इन्होंने इसी बोध को कराने का प्रयत्न किया है कि आप में आत्मबोध हो कि वो
आप ये जाने, आप क्या जाने कि आप ये जाने कि आप ईश्वर के, आप भगवान के, आप उस परमात्मा के, सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंश हैं और उसकी शक्ति या ऊर्जा जो है वो आपके अंदर निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और जो अखिल, ये जो पूरा अखिल विश्व है, अखिल ब्रह्मांड है, इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब उसी ऊर्जा का अंश। और वो ऊर्जा किसकी है? भगवान की है, ईश्वर की है, परमपिता परमेश्वर की है। और उस ऊर्जा से हम ओतप्रोत हैं और उस ऊर्जा को हम अपने अंदर हमेशा महसूस करें। ब्रह्मांड के, इस अखिल विश्व के, ब्रह्मांड मतलब पूरे विश्व के, मतलब विश्व से भी ऊपर, मतलब धरती, आकाश, पाताल, जो तीनों लोक हैं, ठीक है, उसमें, उसके कण कण में हम उस ऊर्जा को महसूस करें। और केवल महसूस ना करें बल्कि उस ऊर्जा का श्रेष्ठतम और अधिकाधिक प्रयोग करें। और किस लिए करें? कि हम स्वयं के विकास के साथ साथ राष्ट्र को विकसित करें और अपने भारत देश को विकसित देशों की श्रेणी में किस तरह से ले आएं। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। एक दिन का, कहते हैं ना, आत्म विकास एक दिन का काम नहीं है, रोज अपना विकास करना पड़ता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं तो मुझे रोज अच्छा पढ़ाना होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का भला करूँ, अपने बच्चों मतलब आपका भला करूँ, तो मुझे रोज अपनी क्वालिटी को और इन्हांस करना होगा, बढ़ाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं एक जॉब में हूँ और अगर मेरा जॉब आपको अच्छे से पढ़ाना है तो मैं आज का लेक्चर बहुत अच्छा दूँ और कल मैं कुछ भी ऐसे ही पढ़ा दूँ, या कल मैं आपको फिल्म की स्टोरी सुना दूँ। ऐसे नहीं काम चलेगा। हमें रोज 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 अपने आप को और बेहतरीन बनाना होगा। और हम बेहतर से बेहतरीन बनेंगे और तभी हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। और इसमें मैं, वैसे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े हैं, मेरा उनके सामने कुछ भी व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी कि हम राष्ट्र का विकास तभी कर पाएंगे जब पहले हम अपना विकास करेंगे। और इसके लिए मैंने आज आपको इन 2 वीडियोज़ में बीच बीच में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि आप अपने से प्यार करें, अपनों से प्यार करें, क्योंकि जब आप अपना भला कर, जब आप खुद एजुकेटेड होंगे तभी आप दूसरे को एजुकेट कर पाएंगे। जब आप खुद, आपका पेट में भूख लगेगी तभी आप अपने लिए कुछ बनाएंगे और अपने घर वालों को भी खिलाएंगे। जब आप खुद शिक्षित होंगे तभी आप दूसरे के लिए दे पाएंगे। जब आप खुद पैसे कमाएंगे, आपके हाथ में पैसा होगा, आप तभी तो देश के किसी को दान दे पाएंगे। आप मम्मी पापा से मांग करके थोड़े ही दान देंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये चाहते थे कि उनका जो देश का एक एक बच्चा, एक एक युवा जो है वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो और राष्ट्र का विकास करे। और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगी कि आप राष्ट्र का विकास तभी कर पाएंगे जब आपका अपना आत्मिक विकास होगा। तो इसलिए आप अपने राष्ट्र के विकास के साथ साथ अपने विकास पर भी पूरा ध्यान दीजिए इस लॉकडाउन में, और इस जीवनी को अच्छे से तैयार कीजिए। लॉकडाउन मतलब, मैं लॉकडाउन वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि भले ही लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अभी आपके लिए तो लॉकडाउन ही है। ज़रूरत पड़े तभी घर से निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए। स्टिल कोविड इज़ इन द एयर, सब कह रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। तो अपने स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखिए और अच्छे से इस जीवनी को तैयार करिए। अगर आपके पास बुक्स हैं और नहीं हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपको ये जीवनी का PDF भेज सकूं, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास, सब बच्चों के पास बुक्स हैं, आप एक एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस जीवनी में तो बताइए। और फिर नेक्स्ट उनसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर में कि हम कि क्या पढ़ना है आपको, क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के चैप्टर्स में या उनकी बुक्स में क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसके पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी आपको एज वेल एज एन ऑर्डर है या गुजारिश है कि आप इस चैप्टर को खुद से पढ़िए। एक बार एक रीडिंग लगा लीजिए शाम को, सरसरी तौर पे आपको बढ़िया लगेगा। और उसके बाद फिर जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और ज़्यादा उत्साह आएगा। तो एक बार एक सरसरी तौर पे एक रीडिंग लगा लीजिए और इसकी जीवनी ज़रूर तैयार करके अपनी नोट्स कॉपीज़ में लिख लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहती हूँ बेटा, कि आपको वैसे हम लोगों की तरफ से मैसेजेस भी आएंगे कि कमिंग वीक्स में, अब जो कमिंग वीक्स आएंगे आपके, इसमें आपसे आपकी नोट्स कॉपीज़ मांगी जाएंगी करेक्शन के लिए।
Okay, so I am not giving you pain because we want your good results. That's why we are trying to do our best with our online classes. So अभी तक तो आपकी केवल क्लासेस हो रही थी और आपसे हम लोग बार बार कह रहे थे कि आप नोट्स तैयार करिए, बट वो नोट्स कितने तैयार आप कर पा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसके लिए आपको गाइडेंस भी चाहिए और उसके लिए करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. तो मे बी आपको हम लोगों की तरफ से, हम टीचर्स की तरफ से, बल्कि हो सकता है जब तक आपको ये वीडियो मेरा मिले, क्योंकि मैं फ्राइडे को इस वीडियो को ट्यूसडे को आपको भेजूंगी, तो हो सकता है तब तक आपको मैसेज मिल भी जाए स्कूल की तरफ से और टीचर्स की तरफ से कि आपको दिन बताया जाएगा, आपको टाइम बताया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज आपकी कॉपीज़ मंगाई जाएंगी. जैसे भी मंगाई जाएंगी, अभी स्टिल वी आर प्लानिंग ऑन दैट थिंग. सो वी हैव प्लान्ड एक्चुअली, लेकिन वो किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ये आपको बताया जाएगा. आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप अपने पूरे नोट्स हिंदी के कंप्लीट कर लीजिए, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपसे करेक्शन के लिए अब मांगे जाएंगे और आप इसमें कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे. तो अगर आपने नहीं बनाए हैं तो बनाइए, क्योंकि करेक्शन होना ज़रूरी है. और अगर आपने बनाए हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो कंप्लीट करिए. और अगर आप बना चुके हैं और साथ साथ में बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है. ठीक है, वेल एंड गुड. सो प्लीज़ स्टडी दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर एंड आस्क इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Most welcome. It will be my immense pleasure to tell your problems to you all. Okay, so God bless you.